हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर कितना कितना टैक्स लगता है। इसके अलावा हम कुछ सिंपल ट्रिक्स की बात करेंगे जिसके थ्रू आप टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आती हैं तो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो कि अप्रैल से शुरू होने वाला है उसमें इन ट्रिक्स को अप्लाई करके अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन में टैक्स पे करने के क्या क्या तरीके हैं, जैसे कि नॉर्मल और प्रिजम्पटिव टैक्स पे करके आप कैसे अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डायरेक्ट इक्विटी पे टैक्स ट्रीटमेंट की, यानी कि जब आप शेयर्स को डायरेक्टली खरीदते हैं तो इसको अगर आप 12 महीने से ज्यादा होल्ड करते हैं तो आपके ऊपर लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि होता है 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज, और इसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। और अगर एग्जेम्पशन की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपके ऊपर शेयर या म्यूचुअल फंड पे है तो वो 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपको एक फाइनेंशियल ईयर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तभी आपको ये वाला जो टैक्स है 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर आप शेयर्स को 12 महीने से कम पे होल्ड करते हैं, यानी कि एक दिन से ज्यादा और 12 महीने से कम होल्ड करते हैं, तो उस पे आपको शॉर्ट टर्म टैक्स देना पड़ता है, जो कि होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। इसके अलावा अगर डिविडेंड की बात की जाए तो अब आपके ऊपर डिविडेंड पे भी टैक्स लगता है, जो भी आपकी स्लैब रेट है, यानी कि अगर आप 30% ब्रैकेट में आते हैं तो 30%, 20% ब्रैकेट में आते हैं तो 20%। सिमिलरली जिस टैक्स ब्रैकेट में आप आते हैं उस हिसाब से आपको जितना भी डिविडेंड एक साल में मिलता है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। और अगर बात की जाए इंट्राडे ट्रेड की, यानी कि आप शेयर्स को सेम डे खरीद के सेम डे बेच देते हैं, तो इस केस में भी आपके ऊपर जो एप्लीकेबल स्लैब रेट होता है, यानी कि अगर आप 30% में आते हैं तो 30% और 20% में आते हैं तो 20%, उतना टैक्स आपको देना पड़ता है। इसको एक स्पेकुलेटिव इनकम माना जाता है। और ये जो 12 महीने का होल्डिंग पीरियड है ये लिस्टेड शेयर्स के केस में अप्लाई होता है। आई एम श्योर कि 99% लोग लिस्टेड शेयर्स में ही ट्रेड करते हैं, लेकिन मान लीजिए आप किसी अनलिस्टेड शेयर्स में ट्रेड करते हैं तो वहां पे जो ये होल्डिंग पीरियड होता है वो 24 मंथ्स होता है, यानी कि 24 मंथ से ज्यादा आप शेयर को होल्ड करेंगे तो आपके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, अदरवाइज आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और अब अगर बात की जाए म्यूचुअल फंड पे कितना टैक्स लगता है, तो इसमें पहली कैटेगरी होती है कि अगर आपके पास इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है, यानी कि जिसमें 65% या इससे ज्यादा इक्विटी में पैसा लगा हुआ है, अगर ऐसे म्यूचुअल फंड है तो उसमें अगर आप उनको 12 महीने से ज्यादा पे होल्ड करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, जो कि अगेन 10% प्लस सेस प्लस सरचार्ज होता है, जैसा कि शेयर के केस में होता है। और यहाँ पे भी आपको 1 लाख रुपए तक की जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, चाहे वो म्यूचुअल फंड पे हो चाहे इक्विटी शेयर पे हो, वो एग्जेम्प्ट होता है। 1 लाख रुपए के ऊपर ही आपके ऊपर 10% प्लस सेस एंड सरचार्ज का टैक्स लगेगा। और अगर आप इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड, यानी कि जिसमें 65% से ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, उसको 12 महीने से कम होल्ड करते हैं तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, जो कि होता है 15% प्लस सेस प्लस सरचार्ज। और इसके अलावा अगर बात की जाए डेट म्यूचुअल फंड की, डेट म्यूचुअल फंड का मतलब होता है जहां पे आप 35% या इससे ज्यादा डेट में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसा कोई अगर म्यूचुअल फंड है तो उसको अगर आप 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं, तो यहाँ पे जो पीरियड है वो 3 साल है, आपको ये नोट करना होगा। 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 20% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। और यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन के बेनिफिट अलाउड होते हैं, यानी कि आप उसमें इंडेक्सेशन लगा सकते हैं। और यही अगर आप डेट म्यूचुअल फंड को 3 साल से कम होल्ड करते हैं तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और ये होता है एप्लीकेबल स्लैब रेट, यानी कि अगर आप 20% ब्रैकेट में आते हैं तो 20%, 30% ब्रैकेट में आते हैं तो 30%। तो जिस भी स्लैब में आप आते हैं उतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। और इस पे अगर डिविडेंड की बात की जाए कि अगर म्यूचुअल फंड पे कोई डिविडेंड मिलता है तो उसमें जो भी एप्लीकेबल स्लैब रेट होता है वो उसके ऊपर लगता है, यानी कि 20% स्लैब रेट में है तो आपको 20% देना पड़ेगा, और 30% स्लैब रेट में है तो 30% देना पड़ेगा।
और अब अगर बात की जाए कुछ इनकम टैक्स सेविंग ट्रिक्स की, ये जो भी ट्रिक्स हैं प्योरली टैक्स पर्सपेक्टिव से हैं। जैसे कि अगर आप हायर टैक्स स्लैब में आते हैं, यानी कि 20% या 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो आपको इंट्राडे जो ट्रेड है उसको अवॉइड करना चाहिए। उसका रीजन ये है, हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि आप कोई शेयर्स खरीदते हैं 10,000 रुपए के और उसी उसको सेम डे ही 11,000 रुपए में बेच देते हैं, यानी कि इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो आपके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होता है इंट्राडे में वो होता है एप्लीकेबल स्लैब रेट। यानी कि अगर मान लीजिए आप एग्जांपल के लिए 30% ब्रैकेट में आते हैं, तो आपको 300 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा, इसके ऊपर सरचार्ज और सेस एक्स्ट्रा होगा। लेकिन अगर आप इन्हीं शेयर्स को एक दिन तक होल्ड कर लेते हैं, यानी कि आप आज खरीद के कल बेचते हैं, तो उस केस में अगर आप सेम कल उस शेयर को 11,000 में बेचें, हालांकि उसका प्राइस कल अगर कम हो गया तो वो एक अलग रिस्क है, तभी मैं कह रहा हूं कि जो भी ये ट्रिक है ये प्योरली टैक्स पर्सपेक्टिव से है। अगर अगले दिन आपको उसको 11,000 रुपए में बेचते हैं, तो आपको जो टैक्स अप्लाई होगा वो होगा 15%, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे 15% टैक्स लगता है। तो आपकी इमीडिएट जो टैक्स लायबिलिटी है वो 150 रुपीज प्लस सरचार्ज प्लस सेस हो जाएगी। तो यानी कि एक दिन आपको शेयर होल्ड करने से 150 रुपए का बेनिफिट हो जाता है। तो आपको ये कंसीडर करना चाहिए अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं। और यहीं पे अगर आप एक साल तक इस शेयर को होल्ड करते हैं, तो आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 15% से भी घट के 10% हो जाती है, यानी कि 100 रुपए हो जाती है। और यहाँ पे आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि 1 लाख तक का जो पूरे साल में जो टैक्स है वो एग्जेम्प्ट भी होता है। तो इस तरह से जितना आप लंबा होल्ड करेंगे उतना फायदा है, लेकिन इंट्राडे स्पेसिफिकली आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप एक दिन भी होल्ड करेंगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी 15% तक कम हो जाएगी। हालांकि एक और चीज आपको नोट करनी पड़ेगी, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है वो इंट्राडे के केस में कम होता है। यहाँ पे आपको 0.025% पे करना पड़ता है, और वो भी सेल साइड पे। यानी कि अगर हम इसका एग्जांपल लें, तो 11,000 रुपए पे आपको 0.025% पे करना पड़ेगा, जो कि बनता है 2 रुपए 75 पैसे। लेकिन अगर आप इसको अगले दिन बेचते हैं, यानी कि इसकी डिलीवरी लेकर बेचते हैं, तो आपको जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो 0.1% देना पड़ता है, और दोनों बाय और सेल दोनों साइड पे देना पड़ता है। तो यानी कि आपको 21,000 रुपए पे 0.1% यानी कि 21 रुपए देने पड़ेंगे। तो आप अगर एक दिन तक शेयर को होल्ड करते हैं, तो आपकी जो टैक्स सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो लगभग 20 रुपए के आसपास बढ़ जाएगा, लेकिन स्टिल आप 15% टैक्स उस पर बचाएंगे। तो ये आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं। इसके अलावा एसटीटी कितना होता है फ्यूचर ऑप्शन करेंसी वगैरह पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अब अगर बात की जाए दूसरी इनकम टैक्स सेविंग ट्रिक की, तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि मान लो किसी कंपनी का डिविडेंड आने वाला है, तो उसके डिविडेंड एक्स डेट से कुछ दिन पहले या एक दिन पहले हम शेयर खरीदने की कोशिश करते हैं ताकि डिविडेंड का फायदा मिले। लेकिन अगर आप हायर टैक्स स्लैब में यानी कि 20 या 30% में है, तो आपको ये कभी नहीं करना चाहिए। तो इसका अगर हम एक एग्जांपल से समझें, जैसे कि अगर आप कोई शेयर डिविडेंड से पहले खरीदते हैं और वो 100 रुपए का है, तो उसके ऊपर आपको मान लो 10 रुपए का डिविडेंड मिला, तो जैसे ही आपको डिविडेंड मिलेगा, नॉर्मली क्या होता है कि उस शेयर का प्राइस डिविडेंड वैल्यू से कम हो जाता है। तो ये जैसे ही एक्स डिविडेंड होगा ये 90 रुपए का हो जाएगा। तो आपका क्या होगा कि आपकी जो 90 रुपए का शेयर प्राइस है, 10 रुपए का आपको डिविडेंड मिला, तो 100 रुपए है, लेकिन 10 रुपए के ऊपर आप अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो 3 रुपए का आप टैक्स दे देंगे अगले दिन ही। मतलब जब भी टैक्स तो बाद में देंगे, लेकिन 3 रुपए की टैक्स लायबिलिटी बन जाएगी। तो इस तरह से जो आपकी टोटल कॉस्ट होगी वो 93 रुपीज हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस शेयर को डिविडेंड पे करने के बाद खरीदें, यानी कि जब डिविडेंड इस पे हो जाए, एक्स डिविडेंड हो जाए, तो आपको जो इस शेयर की कॉस्ट है वो 90 रुपीज पड़ेगी। तो अब आप शायद सोचेंगे कि भाई अगर कल को हम फ्यूचर में जब शेयर बेचेंगे, तो यहाँ पे हमको कॉस्ट पड़ी थी 100 रुपए और यहाँ पे 90 रुपए, तो हमको 10 रुपए जो इनका गैप है उसके ऊपर एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बाइंग प्राइस यहाँ पे कम हो गया। लेकिन तब भी आप देखेंगे कि 90 रुपए आपको कॉस्ट पड़ेगी, और इसके ऊपर आपको 10 रुपए के ऊपर 15% जो आपको टैक्स देना पड़ेगा वो पड़ेगा 1 रुपए 50 पैसे। तो भी जो आपकी नेट कॉस्ट होगी वो 91 रुपए 50 पैसे पड़ेगी। लेकिन अगर आप डिविडेंड से पहले शेयर खरीदते हैं, तो टैक्स की वजह से आपको 93 रुपीज की कॉस्ट पड़ेगी।
इसके अलावा अगर थर्ड ट्रिक की बात की जाए तो आपको अगर कोई भी लॉस हुआ है शेयर मार्केट की इनकम से तो उसको आपको इनकम टैक्स रिटर्न में डेफिनेटली डिक्लेयर करना चाहिए। उसके फायदे ये हैं कि जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता है उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हैं। और इन लॉसेस को आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यानी कि अगले 8 साल में कभी आपको प्रॉफिट होता है तो इन लॉसेस को आप एडजस्ट करके अपनी इनकम टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। लेकिन आप कैरी फॉरवर्ड तभी कर पाएंगे जब आप उसको इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करते हैं। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न में इनको डिक्लेयर नहीं करते हैं तो आप कैरी फॉरवर्ड के बेनिफिट नहीं ले सकते। अगर आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉफिट होगा तो उसके अगेंस्ट आप इनको सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा आपके कोई अगर लॉसेस हुए हैं, कई बार हम सोचते हैं अरे लॉस हुआ है इसको इनकम टैक्स रिटर्न में क्या दिखाना, बट वो एक गलत तरीका है। आपको हमेशा लॉसेस भी इनकम टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर करने चाहिए। और अब अगर हम बात करें कि भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन पे कितना टैक्स लगता है, क्योंकि लेटली ये प्रोडक्ट काफी पॉपुलर हुआ है तो आपको ये जानना जरूरी है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन पे कितना टैक्स लगता है। तो सबसे पहले तो जो फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम होती है वो आप बिजनेस एंड प्रोफेशन के जो प्रॉफिट एंड गेन्स होते हैं उसकी तरह आपको टैक्स देना पड़ता है, ना कि कैपिटल गेन्स की तरह। और इस जो इनकम होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन की उसको जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो नॉन स्पेकुलेटिव इनकम मानता है, यानी कि स्पेकुलेटिव इनकम नहीं है। हालांकि नेचर जो होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन का उससे लगता है कि ये स्पेकुलेटिव इनकम है, जैसे कि इंट्राडे ट्रेड होता है, लेकिन इसको नॉन स्पेकुलेटिव इनकम माना जाता है। और नॉन स्पेकुलेटिव इनकम होने की वजह से आप इसमें जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख की, वो क्लेम कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास कोई और इनकम नहीं है, सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम है, तो 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा आप सभी जो डिडक्शन होती हैं एटीसी की, एटीडी की, ये सभी आप क्लेम कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि इसको नॉर्मल बिजनेस इनकम माना जाता है। इसके अलावा इसमें एक ऑडिट रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन होती है, क्योंकि पहले जो इसका ऑडिट रिक्वायरमेंट थी वो था कि अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो तो आपकी ऑडिट की रिक्वायरमेंट थी, फिर 2 करोड़, फिर 5 करोड़। लेकिन अभी जो है वो 10 करोड़ की ऑडिट रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होगा तभी आपको टैक्स ऑडिट कराना है। और ये जो 10 करोड़ की लिमिट है ये तब अप्लाई होती है जब आपकी सारी ट्रांजेक्शन या 95% से ज्यादा ट्रांजेक्शन डिजिटल मोड में हो। हालांकि एफएनओ के केस में, क्योंकि हम सब ब्रोकर से डील करते हैं तो हमारी ट्रांजेक्शन डिजिटल ही होती है, तो हमारे केस में 10 करोड़ की ही लिमिट अप्लाई होगी। बट अगर आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो 5% या इससे ज्यादा कैश में है तो आपको 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अगर आपका टर्नओवर है तब भी ऑडिट कराना पड़ेगा। और इसमें टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये काफी ट्रिकी है। तो जैसे कि अगर आप फ्यूचर के केस में अगर हम देखें तो फ्यूचर के केस में जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस होता है वो आपका टर्नओवर होता है। जैसे कि आपने एक 16,000 रुपए का फ्यूचर खरीदा, 50 शेयर का लॉट है 8 लाख में, उसको 8,50,000 में बेच दिया तो 50,000 का प्रॉफिट हुआ, वो आपका टर्नओवर हो जाएगा। यहीं पे अगर आपने 8 लाख का खरीद के 7,50,000 का बेच दिया तो जो 50,000 का लॉस है वो भी टर्नओवर हो जाएगा। यानी कि जो भी प्रॉफिट लॉस होगा फ्यूचर के केस में वो आपका टर्नओवर हो जाएगा। और अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन के केस में ये थोड़ा डिफरेंट होता है टर्नओवर की कैलकुलेशन। जैसे मान लीजिए आपने 300 रुपए का प्रीमियम पे करके 15,000 रुपए टोटल प्रीमियम करके एक निफ्टी का मार्च का 16,000 का पी खरीदी और इसको 20,000 रुपए में बेच दिया, यानी कि 400 रुपए के प्रीमियम पे बेच दिया। तो जो आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट होगा प्लस जो सेलिंग साइड पे आपने प्रीमियम पे किया है वो आपका टर्नओवर होगा। यानी कि 5,000 और 20,000, 25,000 आपका टर्नओवर हो जाएगा। और यहीं पे अगर आपने 15,000 रुपए पे प्रीमियम पे किया है और 20,000 रुपए पे, सॉरी 10,000 रुपए पे उसको सेल ऑफ किया है, तो यहाँ पे आपको 5,000 का अगर लॉस हुआ है तब भी आपका जो टर्नओवर है वो लॉस प्लस आपका सेलिंग साइड का प्रीमियम होगा। यानी कि 5,000 प्लस 10,000, 15,000 रुपए। तो इसमें अगर हम समराइज करें तो फ्यूचर के केस में सिंपली जो आपका प्रॉफिट और लॉस है वो आपका टर्नओवर हो जाता है। लेकिन ऑप्शन के केस में जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस है उसमें सेलिंग साइड का प्रीमियम और ऐड करना होता है, तब जाके वो टर्नओवर बनता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई एफएनओ पे टैक्स कितना लगता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको एक बिजनेस इनकम मानता है, तो आप इसको एक बिजनेस इनकम की तरह इसके ऊपर टैक्स पे कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए आपका 10 लाख का टर्नओवर है
और आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 2 लाख का हुआ है, क्योंकि इसको नॉर्मल बिजनेस इनकम माना जाता है, तो जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस होते हैं इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, मान लो आपने कोई इंटरनेट ले रखा है ट्रेडिंग करने के लिए, कोई इलेक्ट्रिसिटी आप पे करते हो, कोई आपने एनालिस्ट हायर कर रखा है, कोई ऑफिस ले रखा है जहां से आप ट्रेडिंग करते हैं, उसका आप रेंट पे करते हैं, आपको बस ये देखना होगा कि वो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो, यानी कि इसी के लिए किए जा रहे हो ट्रेडिंग एक्टिविटी के लिए। अगर आपके कोई कॉमन एक्सपेंसेस है, मान लो आपने एक रेंट पे जगह ले रखी है लेकिन वहां पे ट्रेडिंग भी करते हैं और आप रहते भी हैं, तो आपको पार्शियली उसको क्लेम कर सकते हैं, तो इसमें आपकी कोई सीए हेल्प कर सकता है। बट ये सभी एक्सपेंसेस आप इसमें से क्लेम कर सकते हैं। मान लो ये 50,000 रुपए के आते हैं, तो आपको 2 लाख रुपए में से 50,000 कम करके आपको 1.5 लाख रुपए के ऊपर टैक्स देना है, और टैक्स पड़ेगा एज पर स्लैब रेट, यानी कि 30% में आते हैं तो आपको इसका 30% जो कि बनेगा 45,000 रुपए प्लस सेस प्लस सरचार्ज आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको एक और ऑप्शन देता है। आप अगर एफएनओ ट्रेडर हैं और आपका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ रुपए या उससे कम है, यानी कि जो टर्नओवर जो हमने पिछले पेज पे सीखा वो 2 करोड़ या उससे कम है, तो आप प्रिजम्पटिव रेट से भी टैक्स पे कर सकते हैं। प्रिजम्पटिव रेट से टैक्स देने का क्या फायदा है? एक तो आपको ये झंझट नहीं लेना पड़ेगा कि आपको सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो क्लेम करने पड़े, कोई बुक्स मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी। आप सिंपली क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपका जो टर्नओवर है वो 10 लाख रुपए है, आप अगर ये सारा नॉन कैश ट्रांजेक्शन है डिजिटल मोड में, जो कि हमारे केस में मोस्टली होती है कि सारी ट्रांजेक्शन डिजिटल होती हैं, तो आप सिंपली इसका 6% टैक्स पे कर सकते हैं। और अगर आपकी ये जो ट्रांजेक्शन है कैश में भी है तो उसके ऊपर आपको 8% पे करना पड़ता है। बट मैं मान के चल रहा हूँ कि क्योंकि हम ब्रोकर के थ्रू डील करते हैं, सारी ट्रांजेक्शन हम डिजिटली करते हैं, तो हमारी सारी नॉन कैश होंगी, तो 6% टैक्स आपको 60,000 आपकी इनकम मान ली जाती है, ये इनकम है, ये टैक्स नहीं है। और ये इनकम के ऊपर जो भी आपका स्लैब रेट है उसके ऊपर आपको टैक्स पड़ जाएगा, यानी कि 30% है तो आप 18,000 प्लस सेस प्लस सरचार्ज देंगे, 20% है तो 12,000 प्लस सेस प्लस सरचार्ज देंगे। तो अब आप सोचेंगे कि भाई ये तो बढ़िया है, इसमें 1.5 लाख का टैक्स पड़ा, इसमें 60,000 का। लेकिन इस केस में चाहे आपको लॉस हो या कुछ भी हो, आपको मिनिमम 6% टैक्स देना पड़ता है। तो यानी कि गोल्डन रूल ये हो गया कि भाई अगर आपकी जो टोटल प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, यानी कि ये जो नंबर है जो कि इस एग्जांपल में 1.5 लाख निकल के आया था, ये अगर आपका टर्नओवर का 6% या इससे ज्यादा है तो आपको प्रिजम्पटिव रेट से टैक्स पे करना चाहिए। अगर ये 6% या उससे कम है या लॉसेस हैं तो आपको नॉर्मल बिजनेस इनकम से करना चाहिए, तो उस केस में आपको कम टैक्स पड़ेगा। हालांकि ये बहुत ही सिंपल नहीं है, ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेट करो कि भाई ये 6% से कम है तो मैं नॉर्मल पे कर देता हूँ और 6% से ज्यादा है तो मैं प्रिजम्पटिव कर देता हूँ। आप डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक बार आपने प्रिजम्पटिव कर लिया तो अगले 5 साल तक भी आपको प्रिजम्पटिव रेट से ही टैक्स पे करना पड़ेगा। और हो सकता है कि जैसे पहले साल में तो आपको प्रिजम्पटिव रेट से टैक्स कम पड़ रहा था, लेकिन सेकेंड ईयर आए तो आपका हो सकता है कि जो टोटल प्रॉफिट है वो 6% ऑफ टर्नओवर या उससे कम हो या इवन लॉस हो, तो आप चाहेंगे कि भाई मैं नॉर्मल रेट से पे करूं, लेकिन उस केस में भी आपको प्रिजम्पटिव रेट से ही टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि मिनिमम 6%, चाहे आपको लॉस हो या 6% से कम हो। तो आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप अगले साल मान लो कि नॉर्मल रेट से पे करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं मेरे को तो बहुत ज्यादा लॉसेस हो गए, मैं नॉर्मल रेट से ही पे करूंगा, मैं प्रिजम्पटिव रेट से नहीं पे करना चाहता, तो उस केस में एक तो पहले आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, यानी कि जब भी आप प्रिजम्पटिव रेट से नॉर्मल रेट पे जाओगे तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। और दूसरा, आपको एक बार आप नॉर्मल रेट पे आ गए प्रिजम्पटिव रेट से, तो अगले 5 साल तक आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को आप यूज नहीं कर पाएंगे। यानी कि मान लीजिए फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने प्रिजम्पटिव किया, सेकंड में आप नॉर्मल से किया, तो एक तो ऑडिट कराना पड़ेगा और उसके बाद के जो 5 साल होंगे वहां पे आपको नॉर्मल टैक्स रेट से ही टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे अगर आप प्रिजम्पटिव रेट को चूज करते हैं तो। आई एम श्योर कि आपके अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, तो अगर आपके कोई भी अनअटेंडेड क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उनके आंसर करूंगा। मैं इस टॉपिक को बहुत ही सिंपल रखना चाह रहा था, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिनारियो इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, लेकिन अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स सिनारियो है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, मैं आपके आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा।
और सॉरी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।